सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को शुरू करेंगे जो कि समावेशी विकास का होने वाला है। इसका पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जो कि सतत विकास का था और वो चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 11th JPSC में क्वेश्चन पूछा गया है प्लस 6th JPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है समावेशी विकास से, और सतत विकास से 7th JPSC में क्वेश्चन पूछा गया। तो हो ना हो आने वाले JPSC में सतत विकास से क्वेश्चन रहने वाला होगा या तो समावेशी विकास से क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। यानी कि क्लियर है कि समावेशी विकास को परिभाषित करना है, इसका डेफिनेशन को हम लोग को बताना है। फिर आगे है, भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण मतलब क्या हो गया कि कोई भी विषय है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, समावेशी विकास हो गया, हम लोग का टॉपिक हो गया। तो समावेशी विकास का आलोचनात्मक तरीके से सोचकर उसका मूल्यांकन करना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि समावेशी विकास को डिफाइन करना है और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं उसका आलोचनात्मक तरीके से परीक्षण करना है। ये क्वेश्चन हम लोग का 11th JPSC में पूछा गया। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर को। तो समावेशी विकास विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। यानी समाज के वर्गों को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना समावेशी विकास का मूल ध्येय है। हम लोग इसके पिछले क्लास में सतत विकास को पढ़े थे। तो सतत विकास क्या था कि हम लोग हमारे पास जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग इस तरह से करेंगे कि हमारी जो आवश्यकता होगी, यानी कि वर्तमान आवश्यकता की तो पूर्ति होगी ही होगी, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखना होगा। प्लस हम लोग उसमें देखे थे क्या, ग्रीन GDP की संकल्पना आई थी, ग्रीन फाइनेंस की संकल्पना आई थी, यानी कि वातावरणीय संकल्पना वहाँ पे देखने को मिला था। तो वहाँ पे मुख्य रूप से सामाजिक संकल्पना, आर्थिक संकल्पना और वातावरणीय संकल्पना देखने को मिला था, जिसमें वातावरणीय संकल्पना जो था वो मुख्य रूप से सतत विकास का सबसे प्रमुख क्षेत्र था। क्योंकि उसमें क्या हो गया था कि हम लोग विकास तो कर रहे थे लेकिन इसमें हम लोग पर्यावरण को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन बाद में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा, हिमस्खलन होने लगा है, या फिर बाढ़, सूखा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, जैसे ओजोन परत का क्षरण। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारा देखने को मिली, जिसके परिणाम सिर्फ हम लोग को महसूस हुआ कि सिर्फ विकास करना ही हम लोग का मुख्य उद्देश्य नहीं बल्कि सतत विकास होना चाहिए। और सतत विकास की संकल्पना में मुख्य रूप से वातावरणीय संकल्पना को जगह दिया गया। लेकिन समावेशी विकास में क्या हो जाएगा, तो समावेशी विकास भी क्या है, विकास का ही एक प्रक्रिया है। सतत विकास भी विकास का एक प्रक्रिया है, लेकिन समावेशी विकास में क्या हो जाएगा, समाज के सभी वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग हो, हास्यकृत वर्ग हो, या फिर वंचित वर्ग हो, या फिर उपेक्षित वर्ग हो, सभी के लिए जो भी अवसर होंगे उनकी समानता सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि समाज के वर्गों का विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना ही क्या कहलाएगा, समावेशी विकास कहलाएगा। तो समावेशी विकास में क्या होगा, समाज के सभी वर्ग को अवसर मिलेगा और गरीबी इससे क्या होगा, कम होगा। सतत विकास में क्या होगा, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। फिर क्या है कि समावेशी विकास में आय हो गया, धन हो गया और अवसरों की असमानता जो लोगों में देखने को मिलती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वाला, तो उसमें भी कमी आएगी। वहीं सतत विकास में क्या हो गया कि प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाता है। समावेशी विकास में लोगों को शिक्षा और कौशल के लिए सशक्त बनाया जाता है, जबकि सतत विकास में भावी पीढ़ी के ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये हो गया सतत विकास और समावेशी विकास के बीच में कुछ डिफरेंस हो गया। तो समावेशी विकास क्या हो गया, तो समावेशी विकास भी विकास का ही एक प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी वर्गों को अवसर की समानता सुनिश्चित की जाती है। यानी समाज के वर्गों को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना समावेशी विकास का मूल ध्येय है। अब आगे है, सामान्य रूप से वृद्धि एवं विकास की संकल्पना में समावेशिता का तत्व शामिल होता है। यानी कि वृद्धि हो रहा है या विकास हो रहा है, तो इससे मुख्य रूप से सभी को शामिल किया जाता है, सभी को समावेश किया जाता है, चाहे वो गरीब हो, उपेक्षित हो या फिर हास्यकृत वर्ग हो। लेकिन कुछ कारणों से विकास की प्रक्रिया गैर समावेशी हो जाती है। लेकिन कुछ कारण रहते होंगे जिसकी वजह से विकास की प्रक्रिया में कुछ लोग शामिल हो पाते हैं और कुछ लोग शामिल नहीं हो पाते। इस चीज़ को आगे हम लोग अभी जस्ट इसी पैराग्राफ में देखेंगे अभी। और इससे क्या हो जाएगा कि वृद्धि और विकास का पूर्ण लाभ समाज के निम्नतम वर्गों तक वितरित नहीं हो पाता है।
यानी कि सिंपल सा बात है कि जब विकास हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसमें समाज के कुछ लोग छूट जा रहे हैं। परिणाम क्या होता है कि उन लोगों के तक विकास के जितने भी लाभ हैं वह पहुंच नहीं पाता है। 2000 के पश्चात आर्थिक सुधारों की समीक्षा के क्रम में यह प्रदर्शित हुआ कि सुधार प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र एवं उच्च संपत्ति सृजन की ओर उन्मुख हुई है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसका लाभ जो था वो सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि साधन संपन्न वर्ग ही आर्थिक सुधारों का लाभ प्राप्त करने में सक्षम रहे। तो हम लोग आर्थिक सुधार पढ़े थे, एलपीजी रिफॉर्म को पढ़े थे हम लोग, जो कि 1991 में आया था। तो उस समय क्या हो गया कि भारत में प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलने लगा, यानी कि अब बहुत सारे निजी व्यक्ति क्या करेंगे, उद्योग लगा सकते हैं भारत में, निजी क्षेत्र का विकास काफ़ी तेज़ी से होने लगेगा। लेकिन सिंपल सा बात है कि निजी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कौन कर पाएगा, जिसके पास पैसा होगा। तो जो भी हास्यकृत वर्ग या फिर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इसीलिए वो मिडिल क्लास फैमिली है। तो उनके पास पैसा नहीं है, तो सिंपल सा है कि वे बड़े बड़े उद्योगों में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उन उद्योगों में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो बड़े बड़े औद्योगिक घराने वाले क्षेत्र के लोग जो होंगे वही इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिणाम क्या होगा कि वही क्या होंगे, अमीर होंगे, उन्हीं के पास आय बढ़ता जाएगा। जबकि हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और हम लोग क्या होंगे, गरीब ही रह जाएंगे, हम लोग का सैलरी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगा। यानी कि जो आर्थिक सुधार हुआ था उसका लाभ जो था वो मुख्य रूप से कुछ खास वर्ग को ही मिला था। तो इसी समीक्षा में यह महसूस किया गया कि समाज का एक बड़ा वर्ग सुधारों की लाभों से वंचित रहा तथा विकास के क्रम में यह वर्ग उपेक्षित रहा। इसी पृष्ठभूमि के आधार पर समावेशी विकास के लिए सुविचारित नीति को अपनाया गया। यानी कि जब आर्थिक सुधार हो गया 1991, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा। लेकिन एक तरफ क्या होने लगा, जो अमीर व्यक्ति थे, जो औद्योगिक घराने थे, वे तो काफ़ी अधिक तेज़ी से ग्रो करने लगे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही पूंजी था। जबकि जो हास्यकृत वर्ग के लोग हैं या फिर उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वे इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिणाम क्या हो गया कि वे और भी अधिक गरीब होते चले गए। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा गया और इसी पृष्ठभूमि के आधार पर समावेशी विकास के लिए एक नीति को अपनाया गया। तो आर्थिक सुधार के बाद से भारत में समावेशी विकास की नीति को अपनाने पर बल दिया गया। अब समावेशी विकास एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत सभी वर्गों का समान विकास की धारणा निहित है। यही समावेशी विकास का डेफिनेशन ही है कि जितने भी वर्ग हैं भारत में, चाहे वो गरीब हो, हास्यकृत हो, उपेक्षित हो, तो उन सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो समावेशी विकास क्या हो गया, एक व्यापक संकल्पना है जिसके अंतर्गत सभी वर्गों का समान विकास की धारणा निहित है। समावेशी विकास प्रत्येक क्षेत्रों में सभी वर्गों को संयुक्त कर एकीकृत विकास को प्रदर्शित करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी वर्गों को एकीकृत करके हम लोग किसी एक ही क्षेत्र में अच्छा विकास करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो, तृतीयक क्षेत्र हो, तो इन सभी क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार के वर्गों को एकीकृत करके उनके विकास को प्रदर्शित करने का ही उद्देश्य मुख्य रूप से समावेशी विकास में रखा गया है। आरंभ में यह स्वीकार किया गया था कि तीव्र वृद्धि एवं विकास से समाज के न्यूनतम वर्गों की समस्या भी स्वयं समाधान हो जाएंगी, लेकिन वास्तविक रूप से यह अवधारणा विफल रही। यानी कि शुरू में जब आर्थिक सुधार हो रहा था उस समय ऐसा माना गया कि भारत में अगर काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगा, काफ़ी तेज़ी से अगर विकास होगा, तो जो गरीब लोग हैं स्वतः उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि विकास के क्रम में संपन्न वर्ग अधिकाधिक संपन्न होते चले गए एवं सुविधा विहीन वर्ग और अधिक निर्धन होते चले गए तथा विकास की प्रक्रिया में अमीर एवं गरीब के मध्य की खाई और अधिक चौड़ी होती चली गई। यानी कि कुल मिलाकर जो माना गया था कि अगर बहुत तेज़ी से भारत में विकास होता है, अगर वृद्धि होता है, तो ऐसी स्थिति में जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं, बल्कि क्या हो गया, इसके उल्टा हो गया कि जो भी साधन संपन्न वर्ग थे, जो भी साधन संपन्न लोग थे, यानी कि जो अमीर लोग थे वे और भी अधिक अमीर होते चले गए, और जो गरीब थे वे, क्योंकि उनके पास साधन नहीं था, उनके पास आय नहीं था, उनके पास पूंजी नहीं था, परिणाम क्या हो गया, वे और भी अधिक गरीब होते चले गए। इस प्रकार से एक तरफ भारत में अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होता चला गया और जो गरीब व्यक्ति वो गरीब होता चला जा रहा है। वर्तमान स्थिति भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है भारत में कि जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता चला जा रहा है, जबकि जो गरीब है उनकी स्थिति और भी दयनीय होती चली जा रही है। इस स्थिति में सिर्फ बुद्धि यहाँ वृद्धि होगा। इस स्थिति में सिर्फ वृद्धि एवं विकास की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ तथा समावेशी विकास की संकल्पना पर बल दिया गया। यानी कि जो पहले माना गया कि अगर हम लोग का वृद्धि और विकास काफ़ी तेज़ी से होता है तो स्वयं गरीबी जो होगा वो भारत से ख़त्म हो जाएगा। तो चूँकि बाद में देखने को ऐसा नहीं मिला, अमीर और अधिक अमीर हो गया, गरीब और भी अधिक गरीब हो गया। परिणाम क्या हो गया कि जो पहले बोला गया था उस पर अब क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया
और इसके परिणाम स्वरूप ही भारत में समावेशी विकास की संकल्पना पर बल दिया गया। अब समावेशी विकास की संकल्पना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रभावी रूप से उभर कर सामने आई, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से समावेशी विकास के लिए स्पष्ट नीति को स्वीकार किया गया तथा वंचित वर्गों अथवा हास्यकृत वर्गों तथा सीमांत वर्गों के विकास पर विशेष बल दिया गया। यानी कि समावेशी विकास की संकल्पना जो थी वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रभावी रूप से आने लगा था, लेकिन इसका जो नीति होगा किस प्रकार से होगा तो उसको मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकार किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि समावेशी विकास के लिए समावेशी विकास पर मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही एक स्पष्ट नीति को भी स्वीकार किया गया था। प्लस इसमें वंचित वर्ग हो गया, सीमांत वर्ग हो गया, हास्यकृत वर्ग हो गया, इनके विकास पर विशेष तरीके से विशेष बल दिया गया था। और इसमें भी विशेष रूप से जो SC ST समुदाय के जो हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिला वर्ग हैं उनके विकास की प्रक्रिया में शामिल करने पर विशेष बल दिया गया। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को और अधिक महत्व दिया गया। यानी कि समावेशी विकास जो था वो प्रभावी रूप से 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय से ही आने लगा, लेकिन 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसका नीति किस प्रकार से होगा उसको क्लियर किया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को और भी अधिक महत्व दिया अब है तथा योजना के मूल लक्ष्य के रूप में तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास को स्वीकार कर लिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य के रूप में तीव्रतर धारणीय विकास करना है, यानी कि सतत विकास करना है और अधिक समावेशी विकास को स्वीकार किया गया। तो ये ध्यान रखना कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर धारणीय विकास और अधिक समावेशी विकास को स्वीकार किया गया, जबकि समावेशी विकास के लिए स्पष्ट नीति को 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया, क्योंकि 5 ईयर प्लान से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो ये सब सारा चीज़ अच्छा से कर लेना है। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक क्लास आएगा जिसमें पंचवर्षीय योजना के जो की पॉइंट्स होंगे उन सभी चीज़ों को कवर कर लिया जाएगा। अब है समावेशी विकास के लिए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक नीतियों का नियोजन किया गया और अल्पकालिक नीति के अंतर्गत वंचित, हास्याकृत एवं सीमांत वर्गों को उन्नत बनाने के लिए आरंभ की गई, जिनमें निम्नलिखित नीति प्रमुख थी। मतलब क्या होगी कि समावेशी विकास के लिए 2 प्रकार की नीति बनाएगा, एक अल्पकालिक नीति जो कम समय तक चलेगा और एक दीर्घकालिक नीति यानी कि लंबा समय तक चलने वाला है। तो अल्पकालिक नीति में मुख्य रूप से किनको शामिल किया गया, तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं, हास्यकृत वर्ग के लोग या फिर सीमांत वर्ग के जो लोग हैं उनको उन्नत बनाने के लिए आरंभ किया गया था। अब इसकी विशेषता क्या थी उसको देखते हैं। तो पहला क्या हो गया कि खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा, जिसे अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। तो जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं, हास्यकृत वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं खाद्य संबंधी समस्या होगी, पोषाहार संबंधी समस्या होगी, तो इसके लिए सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा योजना चलाया गया, अंत्योदय योजना चलाया गया। फिर हो गया हम लोग का मध्याह्न भोजन योजना और एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाया गया ताकि इन लोगों की स्थिति में सुधार किया जाए। और इन सभी योजना को भी काफ़ी डिटेल्स में पढ़ना है और ये हम लोग को साइंस वाले सेक्शन में इन सभी योजनाओं को कवर किया जाएगा, प्लस इकोनॉमिक्स में भी इसको कवर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इंद्रधनुष मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, आशा योजना और आयुष्मान भारत। तो ये सारी योजना भी मुख्य रूप से चलाए गए ताकि इन लोगों की स्वास्थ्य और मतलब इनकी स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। तीसरा हो गया आवास के लिए। तो आवास के लिए जैसे इंदिरा आवास हो गया, राजीव आवास हो गया या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। फिर स्वच्छ पेयजल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का चलाया गया और शिक्षा का प्रसार करने के लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, फिर आदर्श विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना और एकलव्य विद्यालय योजना, ये सभी चीज़ों का संचालन किया गया। यानी कि अल्पकालिक नीति के तहत मुख्य रूप से जो भी सीमांत वर्ग के लोग हैं, हास्यकृत वर्ग के लोग हैं, इनके लिए खाद्य और पोषाहार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, घर के लिए या फिर स्वच्छ पेयजल के लिए या फिर शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया गया था। तो ये सारा हो गया हम लोग का अल्पकालिक नीति हो गया। अब इसके दोष क्या हैं तो इनको देखते हैं। तो यह सभी नीति अनुदान प्रणाली पर आधारित है जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। यानी कि सिंपल से कि ये सारा नीति जो था ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालन किया गया था और केंद्र सरकार ये इनके लिए जितना भी खर्च करती थी वो लोगों से उसके लिए किसी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं मांगती थी। यानी कि कहीं ना कहीं इसका बोझ सरकार पर ही पड़ता था, यानी कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है। फिर यह नीति सहायता कार्यक्रम की नीति है, यानी इन नीतियों के माध्यम से लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी हास्यकृत वर्ग हैं, सीमांत वर्ग हैं, इन सरकार का उद्देश्य क्या था कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं हो पाया। और सरकार की जो भी नीति थी, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हो गया, इंदिरा आवास हो गया, तो इनके वजह से लोग आत्मनिर्भर नहीं बन सके। फिर लक्षित समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दीर्घकालिक नीति को अपनाने पर बल दिया गया तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रयासों को मौलिक प्रयास के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि इतना योजना संचालन करने के बाद सरकार को एक चीज़ लगा कि हम लोग जो सीमांत वर्ग के लोग हैं, अस्वीकृत वर्ग के लोग हैं, उनको हम लोग आत्मनिर्भर नहीं बना पाए। यानी कि कुल मिला के जो भी अल्पकालिक योजना थे, इनका लाभ वंचित वर्गों को उतना अच्छा तरीके से नहीं मिल पाया। परिणाम क्या हो गया कि सरकार ने दीर्घकालिक नीति को अपनाने पर बल दिया। और इसमें क्या क्या हो गया, तो पहला हो गया गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन की योजनाएं तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन का प्रयास। ये हम लोग का कंप्लीट एक चैप्टर है, ये गरीबी एवं बेरोजगारी, इसी के बाद का चैप्टर है शायद। तो गरीबी और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई, प्लस किस प्रकार से रोजगार का सृजन किया जा सके, क्योंकि अगर सरकार रोजगार का सृजन करती है तो गरीबी और बेरोजगारी ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। सभी प्रकार के शैक्षिक विकास की योजना, यानी कि लोगों को एजुकेट किया जाएगा, लोगों को स्किल सिखाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग स्वतः रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और गरीबी और बेरोजगारी को स्वतः खत्म कर सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर हो जाएंगे। शिक्षा का व्यवसायीकरण तथा व्यावसायिक एवं रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। यानी कि कुल मिला के हम लोग का जो एजुकेशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम लोग स्वतः रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न कर सकें। लेकिन कायदे से झारखंड का जो भी एजुकेशन है उससे ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न कर पाएंगे, क्योंकि स्किल ही हम लोग को नहीं सिखाया जाता है। फिर अगला है कौशल विकास, वही स्किल वाला हो गया। तो ये सारा योजना सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कि दीर्घकालिक योजना के रूप में शामिल किया गया, ताकि लोग क्या हो सकते हैं, इससे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक वर्णन निम्नलिखित है। तो ये हम लोग हो गया समावेशी विकास किस प्रकार से उभर कर आया, उसके क्या क्या खामियाँ थी। इसके अलावा समावेशी विकास में जो भी वर्ग के लोग थे, अस्वीकृत वर्ग के लोग हो गए, वंचित वर्ग के लोग हो गए, उनके लिए सरकार की दो प्रकार की योजनाएं चली, एक दीर्घकालिक नीति और एक अल्पकालिक नीति। अब आता है कि सरकार की जो नीति थी उसकी आलोचनात्मक वर्णन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो पहला हो गया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन इन कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और कुशलता पर सवाल उठाए जाते हैं। यानी कि सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गरीबी को खत्म, लेकिन वो सारी योजना खुद सवाल के घेरे में आ गए। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, तो सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अधिक ध्यान देने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि ये सेवाएं समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगा, हेल्थ रहेगा सही, तो कहीं ना कहीं लोग स्वतः रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। परिणाम क्या हो गया कि जो भी अस्वीकृत वर्ग के लोग हैं वे अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। रोजगार सृजन, तो सरकार के द्वारा रोजगार सृजन के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि बेरोजगारी समावेशी विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। कृषि विकास, तो सरकार द्वारा कृषि विकास के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत की बहुत बड़ी आबादी मुख्य रूप से आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में कृषि का विकास भी अगर होगा अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं उससे समावेशी विकास भी बढ़ेगा। सामाजिक न्याय, तो सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय समावेशी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सब हो गया नीति। अब इन नीति की क्या क्या कमी है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया नीतियों की प्रभावशीलता। तो सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता और कुशलता पर सवाल उठाए जाते हैं। नीतियों की पहुंच, तो सरकारी नीतियों की पहुंच गरीब और वंचित वर्गों तक नहीं हो पाता। यहाँ तक कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है जिनके बारे में गरीब लोगों को पता ही नहीं होता है, तो वे उनका लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। नीतियों की समीक्षा, तो सरकारी नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जिससे नीतियों का प्रभावशीलता और कुशलता का पता नहीं चलता है। यानी कि वह नीति कितना अच्छे तरीके से लागू हुआ, उसके क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या दोष हुए, इनके बारे में किसी प्रकार की कोई भी समीक्षा नहीं की जाती और न ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। परिणाम क्या होता है कि सरकार की जो भी नीति होती है उनकी प्रभावशीलता और कुशलता का पता नहीं चल पाता है। नीतियों की संगति, तो सरकारी नीतियों की संगति और एकीकरण नहीं होता है, जिससे नीतियों की प्रभावशीलता और कुशलता पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये सारा हो गया सरकार की जो भी सरकारी नीति है, जो कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उनकी कमियां हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया था कि समावेशी विकास क्या है, तो उसको हम लोग देख लिए। प्लस समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो भी नीति है उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो पहले हम लोग नीति देखे क्या क्या नीति है, तो दो प्रकार की नीति था, एक अल्पकालिक नीति और एक दीर्घकालिक नीति, और दोनों के गुण दोष देखे हम लोग। इसके अलावा सरकार की जो नीति थी उनकी क्या क्या कमियां थी उनको भी हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में क्या है कि भारत समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों के आलोचनात्मक वर्णन से यह पता चलता है कि
सरकारी नीतियों में कई कमियां और चुनौतियां हैं और इन कमियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि यहाँ पे जो है नीति की प्रभावशीलता हो गया, नीति के पहुँच जाने के, अगर लोगों को जागरूक करके एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अगर लोगों तक नीति के बारे में बताया जाए, समझाया जाए या फिर नीतियों की समीक्षा किया जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है वो भी काफ़ी हद तक लोगों को लाभ प्रदान कर सकती है। तो इसी के साथ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, जो कि हम लोग का इस बार के जेपीएससी में पूछा गया था, वो क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे है हम लोग का 6th जेपीएससी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हम लोग का, समावेशी विकास को कैसे मापा जाता है? क्या भारतीय आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक या फिर माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाते हैं? और ये क्वेश्चन हम लोग का 6th जेपीएससी में आया हुआ है। तो देखते हैं इसको कि समावेशी विकास को किस प्रकार से मेजर किया जाता है। तो उत्तर है समावेशी विकास का अर्थ। तो समावेशी विकास का अर्थ क्या हो गया? तो विकास की ऐसी संकल्पना जो समाज के सभी लोग, मुख्य रूप से गरीब तथा पिछड़े लोगों को जो विकास से वंचित हैं, को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। तो यही समावेशी विकास का डेफिनेशन था कि जो गरीब लोग हैं, हास्यकृत लोग हैं या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना, अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना। यानी कि समाज के वर्ग को विकास की प्रक्रिया में समान रूप से शामिल करना ही क्या था हम लोग का समावेशी विकास का मूल ध्येय। समावेशी विकास अर्थव्यवस्था में विकास के वितरणात्मक पहलू से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर का लाभ देश के सभी लोगों को मिले, यानी कि जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी को आर्थिक विकास का लाभ मिले। अब आगे है समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 पहलू आवश्यक हैं। तो ये हो गया हम लोग का मुख्य रूप से डेफिनेशन हो गया था। अब आगे देखते हैं इसमें। तो समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 पहलू आवश्यक हैं। पहला क्या हो गया? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की ऊंची दर। तो उम्मीद है कि अभी तक आर्थिक विकास क्या होता है ये क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़े थे आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि वाला, तो वहाँ पे आर्थिक विकास पढ़े थे। तो समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहला पहलू क्या होता है कि किसी भी देश में आर्थिक विकास की दर ऊंची होनी चाहिए। दूसरा, अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास से उत्पन्न लाभ का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि जितने भी लाभ हो रहे हैं उसका समान वितरण समाज के सभी वर्गों में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना भी लाभ हो रहा है उसका बहुत सारा परसेंटेज कुछ ही वर्ग के पास रह जाता है। लेकिन भारत की स्थिति में बात किया जाए तो भारत में मैक्सिमम धन जो है वो कुछ ही % लोगों के पास है, जो कि कहीं ना कहीं समावेशी विकास के नकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाएगा। फिर वित्तीय समावेशन, यानी कि लोगों को बैंक से जोड़ना, और ये चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तीनों मुख्य रूप से समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है कि आर्थिक विकास होना चाहिए, आय का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, यानी कि जो भी लाभ होगा वो समान वितरण होना चाहिए, और वित्तीय समावेशन होना चाहिए। तो भारत में समावेशन विकास की अवधारणा, ये समावेशी विकास होगा। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य रूप से चर्चा में आई, और समावेशी विकास योजना प्रगति हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल देता है। तो समावेशी विकास के लिए जो स्पष्ट नीति था वो भी मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही स्वीकार किया गया था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को और भी अधिक महत्व दिया गया था। और उस समय योजना के, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के मूल लक्ष्य के रूप में तीव्रतर धारणीय विकास को और अधिक समावेशी विकास को स्वीकार किया गया था। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य रूप से चर्चा में आई, और समावेशी विकास योजना प्रगति हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल देता है। तो क्या क्या उपाय हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्या हो गया? रोजगार के अवसरों में वृद्धि, जिससे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो। यानी कि सबसे पहला आता है रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, जिससे क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में जो शहरी बेरोजगार लोग हैं उन सभी को बेरोजगारी से बाहर निकाला जा सके, उनको रोजगार दिया जा सके और उनकी आय में वृद्धि होगा। आवश्यक आधारभूत सुविधा जैसे कि पानी, सड़क, आवास, भोजन इत्यादि तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, क्योंकि कृषि क्षेत्र में भी भारत की बहुत बड़ी आबादी आजीविका के लिए निर्भर है, तो ऐसी स्थिति में हम कृषि क्षेत्र को तो नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, जिससे इस क्षेत्र में प्रगति के अवसर बढ़े तथा अधिक लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आय में वृद्धि हो। फिर आगे समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार हो। समावेशी विकास के मापक यदि किसी देश की जनसंख्या के सबसे
निचले वर्ग के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो यह समावेशी विकास की स्थिति कही जा सकती है। यानी कि कोई भी देश में जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, अगर उनकी आय में वृद्धि हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस देश में समावेशी विकास हो रहा है। क्योंकि समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य ही था कि जो गरीब वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना या फिर मुख्य धारा से जोड़ना। तो अगर उस देश के गरीब लोगों के आय में वृद्धि हो रही है तो सिंपल सा बात है कि उस देश में समावेशी विकास हो रहा है। फिर आगे है मानव विकास सूचकांक, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो मानव विकास सूचकांक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ना था, जिसको लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। में वृद्धि होने पर भी समावेशी विकास की स्थिति सुनिश्चित होती है। यानी कि किसी भी देश में अगर मानव विकास सूचकांक की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उस देश में समावेशी विकास हो रहा है। क्योंकि मानव विकास सूचकांक से पता चलेगा कि उस देश की शिक्षा की स्थिति क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अगर पता चलता है और उनकी स्थिति अच्छा रहती है, यानी कि HDI में रैंक अगर भारत का अच्छा रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भारत में समावेशी विकास हो रहा है। फिर आगे है सरकार द्वारा समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। इनमें शामिल है दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, मिड डे मील, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान। ये सारी योजना है जो कि भारत में मुख्य रूप से समावेशी विकास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए लाया गया। मनरेगा जो कि लोगों को रोजगार की गारंटी देता है, तो कहने के ही लोगों को रोजगार मिलता है तो बेरोजगारी की समस्या खत्म होगी और लोगों की स्थिति में सुधार होगा। सर्व शिक्षा अभियान लोगों को शिक्षा के लिए शिक्षा पर जोर देता है। तो इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही ताकि समावेशी विकास की स्थिति प्राप्त कर सके। फिर वित्तीय समावेशन के लिए सरकार द्वारा कई पहलों की शुरुआत की गई है। इनमें मोबाइल बैंकिंग, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई थी वित्तीय समावेशन के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया ताकि वित्तीय समावेशन हो सके, मैक्सिमम लोगों को बैंक से जोड़ा जा सके और उनको सरकार के जो भी लाभ है उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से मिल सके ताकि करप्शन बिल्कुल शून्य हो जाए। फिर महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई, यानी कि महिलाओं को भी इसमें ध्यान रखा गया। इसके अलावा महिला उद्यमिता मंच तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे प्रयास भी महिलाओं के लिए किए गए। फिर वित्तीय समावेशन के प्रयास में शामिल है। तो ये सारे प्रयास मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन के प्रयास में शामिल है, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए स्टार्टअप इंडिया या फिर सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वीमेन जैसी बहुत सारी योजनाओं का संचालन सरकार के द्वारा किया गया। फिर वित्तीय समावेशन, फिर किसानों एवं कृषि कार्य हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो ये साइंस में पूछा गया था, 7th JPSC में पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं पूछेगा क्योंकि साइंस में पर्टिकुलर एक चैप्टर ही है जहाँ पे योजनाओं को पढ़ने के लिए दिया गया और उस समय प्रधानमंत्री फसल योजना भी भारत में काफ़ी ज़्यादा चल रहा था तो पूछा गया था उस समय। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, यानी कि किसानों और कृषि कार्य के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा मृदा स्वास्थ्य हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इन सभी चीज़ों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे है दिव्यांगजनों को समावेशी विकास में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा निःशक्त अधिनियम 1995, कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, सिपडा सुगम्य भारतीय अभियान, स्वावलंबन योजना तथा इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 जैसे कदम उठाए गए। तो ये सारा योजना हम लोग को पढ़ना नहीं है, बशर्ते ये सब ध्यान रखना है कि वित्तीय समावेशन के लिए अल्पसंख्यकों के लिए दिव्यांगजनों के लिए ये सारे कदम मुख्य रूप से सरकार के द्वारा उठाए गए। तो सरकार के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के बाद मुख्य रूप से इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो रोजगार एवं प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को हम सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं उनके उपलब्धियों के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन का दूसरा पोर्शन ही था कि क्या भारतीय आंकड़े रोजगार एवं प्राथमिक या फिर माध्यमिक शिक्षा में हुए आर्थिक समावेशन को दर्शाती है, ये देखिए ये क्वेश्चन था। तो इसी चीज़ को अब हम लोग देखते हैं आगे। तो क्या हो गया कि सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है उनके आधार पर ही हम लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। तो रोजगार के क्षेत्र में आर्थिक समावेशन हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया। तो पिछले 4 सालों में ग्रामीण क्षेत्र में ढांचागत सुधार, विविध तरह की आजीविकाओं और गरीबी कम करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए
PMAYG या फिर PMGSY, MGNREGS या फिर DAY NRLM कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो हमको ये सारी चीज़ हम लोग को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते जितना नाम याद रहेगा उन नामों को याद रखिए और जो याद आएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना, डिटेल्स में पढ़ने के बारे में सिलेबस में भी एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया गया है। तो बशर्ते इन नामों को आप रट लीजिए और क्वेश्चन में अगर आया तो क्वेश्चन में इन चीज़ों को डाल दिया जाएगा। ये कार्यक्रम ढांचागत निर्माण और आजीविका विकास में योगदान दे रहे हैं, जिनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हो रहे हैं। अब आगे है, कौशल के मोर्चों पर अभियान के साथ साथ संगठित वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता का दायरा बढ़ाने के लिए भी कोशिश की जा रही है, जो स्वरोजगार संबंधी मौक़ों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। जन धन, आधार और मोबाइल आधारित सेवाओं के जरिए वित्तीय समावेशन हासिल करना मुमकिन हुआ है। यानी कि सरकार स्किल तो सिखा ही रही है, साथ ही साथ तीव्र गति से वित्तीय समावेशन कैसे हो इसके लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और इसी के लिए जनधन हो गया या फिर आधार हो गया या फिर मोबाइल आधारित सेवाओं के माध्यम से भी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नौकरियों और स्वरोजगार दोनों को सहयोग के लिए एकीकृत रणनीति दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का हिस्सा है। फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत इस पर काम हो रहा है। यह मिशन सभी शहरों में गरीब और कमज़ोर आबादी के लिए आजीविका के अवसर तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। यानी सिंपल सा कि अगर गरीबों के लिए आजीविका के अवसर उत्पन्न होंगे तो सिंपल सा उनको रोज़गार मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगा और उनका आर्थिक विकास होगा। और अगर गरीब लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि भारत में समावेशी विकास भी हो रहा है। फिर भारत सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने की गति बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है और उसने रोजगार तक सभी को पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। यानी कि सरकार के लिए भी ये प्रतिबद्धता है या फिर वचनबद्ध है सरकार की लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और उन तक पहुँच बढ़ाने के लिए भारत में नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक रोजगार सेवा में बदलाव किया गया है, ताकि रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों, नियोक्ताओं और प्रशिक्षण प्रदाताओं को सूचना प्रौद्योगिकी के समक्ष उपयोग के जरिए एक साझा मंच पर लाया जा सके। यानी कि कहीं न कहीं सरकार रोजगार के क्षेत्र को ढूंढने का प्रयास कर रही है। अब आगे है स्वरोजगार में मदद करने से जुड़ी योजनाएं। तो जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना सूक्ष्म उद्योगों के लिए अपने रोजगार वाले और उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोलना। दूसरा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, फिर है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, फिर है एस्पायर हो गया या फिर स्फूर्ति हो गया, नारियल उद्यमी योजना। तो बहुत सारी योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार स्वरोजगार के क्षेत्र उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तो ये हो गया हम लोग का कि रोजगार के क्षेत्र में आर्थिक समावेशन के लिए सरकार किस प्रकार के प्रयास कर रही है। अब आता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि दो पॉइंट था क्वेश्चन में कि एक रोजगार के क्षेत्र में और एक शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक समावेशन के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या पहल किया गया उसको देखते हैं हम लोग। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन फॉर स्कूल एजुकेशन के अनुसार भारत में स्कूलों की कुल संख्या में से 84.46% ग्रामीण क्षेत्रों में है। यानी कि जितने भी स्कूल हैं उनकी कुल संख्या में लगभग 84.5% ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनमें देश का कुल विद्यार्थियों का 71.2% ग्रामीण विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। तो मैक्सिमम स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में होंगे सरकारी स्कूल विद्यालय, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एजुकेट होंगे। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विश्व में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षण में से एक है। इनमें देश के 38 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिले में देश के 28 राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के 701 जिले में 1,10,000 स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थी के सीखने के नतीजे के आधार पर प्राप्त की गई दक्षता के मूल्यांकन का प्रयास किया जाता है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा सर्वेक्षण किया गया, जो कि मुख्य रूप से भारत में 28 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 701 जिला में 1,10,000 स्कूल में 22 लाख विद्यार्थियों पर सर्वेक्षण
और यह सर्वेक्षण विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वेक्षण माना गया। अब है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के विभिन्न आयामों में जिन बातों पर सार्वजनिक और निजी संस्थानों ने चिंता जताई है वह न सिर्फ उपलब्धता से संबंधित है बल्कि उन तक विद्यार्थियों की पहुंच, बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षण की गुणवत्ता और कौशल शिक्षा को लेकर है। मतलब क्या कि अब ये जो सर्वेक्षण हुआ था, जो कि भारत का जो सर्वेक्षण था ये सबसे बड़ा सर्वेक्षण था, तो इस सर्वेक्षण को लेकर सार्वजनिक संस्था हो गया या फिर निजी संस्था, उन्होंने चिंता जताई कि वहाँ जैसे कि बुनियादी उपलब्धता या फिर बुनियादी ढांचे या फिर विद्यार्थियों तक उनकी पहुंच हो गई, या फिर जो भी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता हो गया, या फिर बालिकाओं का शिक्षा हो गया, शिक्षण की गुणवत्ता हो गया, फिर कौशल। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क राइज होता है। अब आगे है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की जा रही विभिन्न पहले। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का विस्तार, समग्र शिक्षा का संपूर्ण भारत में विस्तार और उनके बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी, यानी कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी की जा रही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार, दोपहर भोजन योजना के भोजन की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि जो मिड डे मील है, दोपहर को जो भोजन मिलता है स्कूल में, उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। उन्नत भारत अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, मेसिव ऑनलाइन कोर्सेज, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का विस्तार हो रहा है, डिजिटल पहल तथा राज्यों द्वारा शिक्षा से संबंधित कई अन्य प्रयासों को बढ़ावा, जैसे कि कई महत्वपूर्ण कदमों के जरिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का प्रयत्न किया है। यानी कि सरकार के द्वारा स्कूली शिक्षा का विस्तार करने के लिए बहुत तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना हो गया, मिड डे मील हो गया, या फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का विस्तार करना, तो ये सभी योजनाएं मुख्य रूप से शामिल किया गया है। अब इनमें से कई कार्यक्रम या फिर योजनाएं या फिर परियोजनाएं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विस्तार, ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार जैसे कार्यक्रमों को समग्र शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जोरदार बढ़ावा मिलने की संभावना है। यानी कि जो एक चिंता देखा गया था कि बुनियादी ढांचा हो गया, तो उसको लेकर के बुनियादी ढांचा का विस्तार हो गया, या फिर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, तो उसके लिए अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि शिक्षा में जोरदार बढ़ावा मिलने की भी संभावना देखने को मिल रही है। अब आता है निष्कर्ष। तो भारत में शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन और इसके विस्तार के लिए हाल में किए गए जोरदार प्रयासों के दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। इसके अंतर्गत न सिर्फ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है बल्कि गुणवत्ता की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, और शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी संबंधी अनोखे समाधान खोजे जा रहे हैं। तो वर्तमान में झारखंड में भी देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल सब है उनको CBSE बोर्ड के माध्यम से अब पढ़ाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, स्कूलों का अपग्रेड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ही है। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, जो कि 6 JPSC में पूछा गया था। अब एक और क्वेश्चन है, इसके साथ हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म होगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग का समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। तो 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति स्पष्ट रूप से अपनाया गया। तुमने देखे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति स्पष्ट रूप से अपनाया गया था, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक समावेशी विकास पर और आर्थिक विकास पर बल दिया गया था, तथा समावेशी एवं धारणीय विकास को मूल लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। समावेशी विकास में लक्षित समुदाय को ध्यान में रखकर विकास की रणनीति निर्मित की जाती है। यानी कि वही लक्षित समुदाय मतलब क्या हो गया कि जो हास्यकृत वर्ग हो गए, उपेक्षित वर्ग हो गए, अल्पसंख्यक वर्ग हो गए, वही सारा चीज़। तथा इस अवधारणा के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद को एक साध्य के रूप में देखा जाता है। तो जो GDP है उसको एक साध्य के रूप में, यानी कि लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है, तथा इस साधन के माध्यम से लक्षित समूह को बहुआयामी विकास संभव हो सकेगा। यानी कि जो GDP है वो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, उतना अच्छे तरीके से जो हास्यकृत वर्ग सब हो गए उनका विकास भी संभव हो सकेगा। अब समावेशी विकास एक व्यवहारिक एवं व्यापक संकल्पना है, जिसका मुख्य उद्देश्य वंचित, हास्यकृत एवं सीमांत वर्गों का सशक्तिकरण एवं बहुआयामी विकास है, जिसके माध्यम से इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा से संबद्ध कर विकास के क्रम को समरूप एवं सर्ववर्गीय बनाना है। यानी कि समावेशी विकास का एक व्यवहारिक चीज़ है। इसी के माध्यम से वंचित, हास्यकृत, सीमांत, उपेक्षित या फिर कमजोर वर्ग को
वर्ग के लोगों को सशक्तिकरण हो सकता है और उनका बहुआयामी विकास भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी वृद्धि और विकास के क्या क्या लक्ष्य थे। तो भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया तथा योजनागत विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। एकीकृत एवं राष्ट्रीय योजना के 1950 में एक अतिरिक्त संवैधानिक और अतिरिक्त सांविधिक संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। तो यही है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठित कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य संचालित हुआ और उसी प्रकार से 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 के मध्य लागू हुआ था। तो यही हम लोग का 12 पंचवर्षीय योजना था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक संचालित था। अब समावेशी विकास की संकल्पना को 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया, लेकिन 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास के लिए स्पष्ट कार्यक्रम की संकल्पना इस तथ्य पर आधारित है कि विकास का लाभ समाज के न्यूनतम वर्गों तक समान रूप से वितरित होना चाहिए, यानी कि विकास के क्रम में निम्न वर्ग उपेक्षित नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखे थे कि आर्थिक सुधार होने के बाद जो निम्न वर्ग है ये उपेक्षित हो गए थे, जबकि धनी वर्ग और भी ज़्यादा धनवान होते चले गए थे। तो समावेशी विकास में मुख्य रूप से इसी बात को ध्यान में रखा गया। समावेशी एवं आर्थिक विकास के लिए 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित लक्ष्य घोषित किए गए। पहला, जो आर्थिक समृद्धि दर होगा वो 8% के रूप में प्राप्त करना है। कृषि समृद्धि दर 4% होगा, औद्योगिक समृद्धि दर 3% होगा और सेवा समृद्धि दर 11% के रूप में प्राप्त करना था। इसी के साथ साथ योजना काल के 60 करोड़ रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी विकसित करना है, यानी कि इतना करने के बाद भी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उस योजना में यानी कि 2007 से लेकर 2011 के बीच में लगभग 60 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। निर्धनता अनुपात में योजना की अवधि में 10% से कमी करना है, यानी कि अगर निर्धनता अनुपात अगर 20% था तो इसको घटाकर 10% तक लाने का इसका टारगेट रखा गया था। फिर 2011 तक यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था और 2001 से लेकर 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर स्थिर करना। योजना के अंत तक सभी गाँव में स्वच्छ पेयजल की सुविधा करवाना। योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन में कम से कम 2 करोड़ टन की वृद्धि करना। तो ये सब चीज़ मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित किए जा रहे थे, जिससे कि भारत में समावेशी विकास को हासिल किया जा सके। तो आर्थिक समृद्धि दर 8%, कृषि समृद्धि दर 4%, फिर योजना काल में 60 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देना है, कंप्लीट विद्युतीकरण करना है, सभी तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही साथ जो खाद्यान्न है उसमें भी बढ़ोतरी करना है, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी करना है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीव्रतर विकास के साथ समावेशी समृद्धि पर विशेष बल दिया गया तथा निर्धनता निवारण, शिक्षा, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य, आधिकारिक अवसंरचना एवं पर्यावरण मामले पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि इसके अलावे भी महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, निर्धनता निवारण संबंधी शिक्षा दिया गया, अवसंरचनात्मक यानी कि आधारभूत अवसंरचना का बात किया गया और इस योजना में शिक्षा पर व्यय में सर्वाधिक बढ़ोतरी की गई, यानी कि मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर सर्वाधिक बढ़ोतरी किया गया था और इस योजना का लक्ष्य विकास को सर्वहितकारी बनाना था, यानी कि अब जो विकास होगा वो सभी के लिए हितकारी होगा, न कि साधन संपन्न लोगों के लिए ही हितकारी होगा। तो ये मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसी योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री योजना के क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया तथा साथ ही साथ यह घोषणा की गई कि अल्पसंख्यक बाहुल जिले के विकास एवं अन्य सहायता कार्यक्रम के संचालन में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों को एक समान लाभ प्रदान किया जाएगा। तो यही सारा चीज़ मुख्य रूप से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तय किया गया था। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया था उसको देखते हैं हम लोग। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत त्वरित, संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास समृद्धि को महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। ये ध्यान देना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अधिक संपोषण यानी कि सतत विकास और अधिक समावेशी समृद्धि पर बल दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत 25 प्रमुख सूचक को शामिल किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा संपोषणीय विकास पर भी विशेष बल दिया गया। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें जीडीपी में 8% की समृद्धि दर है, कृषि क्षेत्र की प्रतिशत में भी वृद्धि करना है, औद्योगिक क्षेत्र में 7.6% की समृद्धि दर। तो जो पहले औद्योगिक समृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3% था, उसी को 12वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाकर 7.6% करने का टारगेट रखा गया। फिर सेवा क्षेत्र में 9% की समृद्धि दर,
तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र में 11% की समृद्धि दर था, जिसको घटाकर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 9% कर दिया गया और विनिर्माण क्षेत्र में 7% की समृद्धि दर तय की गई। आगे है प्रत्येक राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना से अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना, यानी कि जितने भी राज्य हैं जो उनमें 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जितने भी समृद्धि दर हुआ था उससे अधिक 12वीं पंचवर्षीय योजना में होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया था। उपभोग निर्धनता अनुपात में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 10% की कमी करना, योजना काल में 3 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर और कृषि क्षेत्र में उपलब्ध करवाना। यानी कि हम लोग का 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि योजना काल में 60 करोड़ लोगों को अतिरिक्त रोजगार देना है, जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया कि योजना के काल में 3 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न करने हैं। योजना के अंत तक 5 करोड़ लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण तथा कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करें, यानी कि स्किल सिखाया जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 5 करोड़ लोगों को, और प्लस कौशल प्रमाण पत्र भी उन लोगों को दिया जाएगा। फिर है कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा प्राप्त करने की मध्य आयु जो था वो 7 वर्ष तक सुनिश्चित किया गया था। योजना के अंत तक शिक्षा में सामाजिक एवं लैंगिक अंतराल को समाप्त करना था, यानी कि ऐसा नहीं कि लड़की है तो उनको एजुकेशन नहीं दिया जाएगी, ये सब खत्म करना था। शिशु मृत्यु दर 25/1000 तथा मातृत्व मृत्यु दर 100 पर लाख पर स्थित करना, यानी कि अगर 1000 बच्चा अगर पैदा हो रहे तो उस पर मात्र 25 बच्चे की मृत्यु ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा पहले था। और उसी प्रकार से मातृत्व मृत्यु दर जो होगा वो कितना, अगर 1 लाख माताएँ होंगे और अगर डिलीवरी के समय 100 बच्चे डिलीवरी के समय लगभग मिनिमम 100 माताओं की जान जा सकती है, जो कि पहले बहुत बड़ा डाटा था, जो कि जिसको घटाकर हम लोग को 1 लाख में 100 लाना है। और उसी प्रकार से शिशु मृत्यु दर में 1000 में 25 बच्चे तक सीमित करना है। 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिंगानुपात को 950/1000 तक प्राप्त करना है, यानी कि 6 वर्ष तक जो बच्चे होंगे उनमें से 1000 अगर लड़का है तो उसमें 950 जो उनमें लड़कियां होंगी। कुल प्रजनन दर को 2.1% पर स्थिर करना है और इस योजना के अंत तक 0 से 3 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करके कम से कम आधे स्तर तक नियंत्रित करना है। सकल सिंचित भूमि के क्षेत्रफल को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर तक प्राप्त करना है। योजना के अंत तक संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करना, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य था, सिंपल से वहाँ पर ये फुलफिल नहीं हुआ था। योजनाओं के अंत तक सभी गाँवों में पक्का सड़क के माध्यम से मुख्य सड़क से जोड़ना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग को कम से कम 2 लेन मानक के अनुरूप परिवर्तन करना। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर परियोजना को पूरा करना। फिर है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण टेली डेंसिटी को कम से कम 70% तक प्राप्त करना था। फिर योजना के अंत तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना और वन तथा वनाच्छादन क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर में वृद्धि करना। फिर योजना के अंतर्गत 30,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का सृजन करना, 90% परिवारों को बैंकिंग सेवा से संबद्ध करना और सभी अनुदान एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत शामिल करना। तो ये सारा चीज़ मुख्य रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था, यानी कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ताकि समावेशी विकास भारत में काफ़ी तीव्र गति से हो सके। अब इसके आगे भी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची तैयार की गई थी तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है, जैसे वृहद रोजगार वाले क्षेत्र जैसे कि वस्त्र एवं सिले सिलाई वस्त्र, हैंडलूम तथा हस्तकला, चमड़ा, फुटवेयर, रत्न एवं आभूषण तथा खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण जैसे मशीन एवं औजारों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, यानी कि इसमें जो भी नाम आए वे सभी मुख्य रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर है रणनीतिक सुरक्षा वाले क्षेत्र जैसे कि एयरस्पेस, रक्षा उपकरण, दूरसंचार, जहाजरानी, स्वच्छ ऊर्जा वाले क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी और अवसंरचनात्मक विकास के पूंजीगत उपकरण जैसे भारी मशीनरी उपकरण, भारी परिवहन उपकरण, खनन उपकरण तथा अर्थ मूविंग उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल्स तथा औषधि एवं चिकित्सा उपकरण और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो इन सभी चीज़ों को मुख्य रूप से प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। अब है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरण एवं संपोषणीय विकास पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि समावेशी विकास को करना है लेकिन पर्यावरण को हम लोग को इग्नोर करना है, बल्कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया था और सतत विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। साथ ही साथ समावेशी और तीव्र विकास के मुख्य लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया।
और इस योजना के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक एवं सामाजिक अंतराल को समाप्त करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। समग्र रूप से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय संरक्षण, संपोषणीय विकास, समावेशी विकास तथा तीव्र समृद्धि को विशेष मानक के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी खत्म होता है और हम लोग का जो चैप्टर समावेशी विकास का है ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है। और जो भी क्लासेस हो रहे हैं उनका PDF के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको ये PDF मिल जाएगा 6206193277। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए, PDF को पढ़िए, जितना बार हो सके समझिए। तब तक के लिए धन्यवाद।